दोस्तों पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाया जा रहा है कि इकोनॉमी बहुत बड़े खतरे में है। विशेष तौर पर सोशल मीडिया में आपने हेडलाइन देखी होंगी कि रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। क्या भारत फिर से 1991 जैसी हालत में पहुंच रहा है? कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम तो और ज्यादा इस तरह के प्रोपेगेंडा को फैला रहा है। सवाल सीधा है कि क्या पैनिक करने की जरूरत है? हमें इसका जवाब टाइम्स ऑफ इंडिया में इकोनॉमिस्ट सोमनाथ मुखर्जी के एक लेख में मिलता है। सोमनाथ मुखर्जी ने लिखा है कि पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है कि लोग डर इसलिए रहे क्योंकि जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो लोगों को लगता है कि देश की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, विशेष तौर पर तेल यानी क्रूड ऑयल। डॉलर महंगा मतलब इंपोर्ट महंगा, इंपोर्ट महंगा मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ने का डर। लेकिन अपने लेख में मुखर्जी कहते हैं कि इस समय डरना या फिर इसकी तुलना 1991 या 2013 से करना गलत होगा। वे कहते हैं कि 1991 में भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। देश के पास इतने डॉलर नहीं थे कि जरूरी इंपोर्ट्स भी कर सकें। तब भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था, यानी सिचुएशन बहुत गंभीर थी। फिर 2013 आया। उस समय अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर पैनिक हुआ था। फॉरेन इन्वेस्टर भारत जैसे देशों से पैसा निकालने लगे। रुपया तेजी से गिरा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा था, इन्फ्लेशन भी हाई था। वे आगे बताते हैं कि 1991 और 2013 के मुकाबले आज का भारत अलग है। आज भारत के पास बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, बैंकिंग सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत है, एक्सपोर्ट बड़े हैं, डिजिटल इकोनॉमी मजबूत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बड़ा है। कहने का अर्थ यह है कि फाउंडेशन पहले से काफी मजबूत है। उन्होंने अपने लेख में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 3 एफ्स का भी जिक्र किया है। 3 एफ्स यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। इसका अर्थ यह है कि सरकार का फोकस इन तीनों चीजों को मैनेज करने पर है। अब दूसरा बड़ा सवाल कि रुपया क्यों गिर रहा है। अपने लेख में सोमनाथ मुखर्जी बताते हैं कि यह सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में डॉलर मजबूत हो रहा है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब इन्वेस्टर डॉलर की तरफ भागते हैं क्योंकि डॉलर को सेफ करेंसी माना जाता है। तो नेचुरली बाकी करेंसीज जिसमें रुपया भी शामिल है दबाव में आ जाती हैं, और वही इस समय होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में वे कहते हैं कि पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स अक्सर सिचुएशन को ज्यादा ड्रामेटिक बना देते हैं। हर करेंसी मूवमेंट का मतलब इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं होता। इकोनॉमी सिर्फ रुपी डॉलर रेट से तय नहीं होती। अगर देश की ग्रोथ, टैक्स कलेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी मजबूत है तो शॉर्ट टर्म करेंसी प्रेशर संभाला जा सकता है। अपने लेख में वे बताते हैं कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी के फेज में है। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, सबका असर करेंसीज पर पड़ता है। तो सिर्फ इंडिया को आइसोलेट करके देखना गलत होगा। अब एक और गंभीर सवाल कि ठीक है हालात बुरे नहीं है, लेकिन आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सोमनाथ मुखर्जी अपने लेख में बताते हैं कि अगर रुपये वीक रहता है तो इंपोर्टेड चीजें महंगी हो सकती हैं, फ्यूल प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है, कुछ इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर नहीं है और इंडिया की इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये प्रेशर एब्जॉर्ब किया जा सके। निष्कर्ष यह है कि हर बार रुपए के गिरने का अर्थ क्राइसिस नहीं होता। 1991 जैसी इमरजेंसी वाली हालात नहीं है, 2013 जैसा पैनिक भी नहीं है। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी आज ज्यादा प्रिपेयर्ड और ज्यादा रिजिलेंट है, और इसलिए आर्टिकल्स का मैसेज है घबराना नहीं है।